Okay, fine, right? So let's start off with Newton's laws of motion. तुमने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब जो चाहिए वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, whenever we talk about फोर्सेस के बारे में, जब हम कभी भी किसी फोर्स को देखते हैं तो उसके बारे में दो क्वेश्चंस का जवाब हमारे पास हमेशा होना चाहिए. सुन रहे ना तुम? क्या होना चाहिए? दो क्वेश्चंस का जवाब अबाउट दैट फोर्स वो होना चाहिए. पहला क्वेश्चन क्या है कि उस फोर्स को अप्लाई कौन कर रहा है. दूसरा क्वेश्चन का जवाब जो हमारे पास होना चाहिए कि ये किस पे लग रहा है. हु इज अप्लाइंग द फोर्स, ऑन हुम द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. क्यों ज़रूरी है थोड़ी देर बाद पता चलेगा. जैसे कि देखो, ये ब्लॉक इस टेबल पर रखा हुआ है, ठीक. अच्छा, अभी इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम, ये वर्ड तो सुना होगा. फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? हम बॉडी बनाते हैं, उस पर क्या क्या फोर्सेस लगता है वो दिखा देते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम कौन सा फोर्स शो करते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एमजी. एमजी इज नॉन कॉन्टैक्ट ना. अगर मैं निहार को विंडो से बाहर फेंकूँ तो नीचे जाएगा ना. लेकिन ऐसा तो नहीं कि धरती से हाथ निकला, उसके पैर को पकड़ा, नीचे खींचा, ऐसा तो है ही नहीं, राइट. ये नीचे जाएगा बिकॉज अर्थ उस पर फोर्स लगाता है बिना कोई कॉन्टैक्ट का. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं. मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स. समझ में आया? तो नॉर्मली जब हम एफबीडी बनाते हैं ना तो दिमाग में ये सीक्वेंस चलना चाहिए कि सबसे पहले मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स शो करूँगा, फिर मैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस शो करूँगा. तब कभी भी फोर्स छूटेगा नहीं. कभी कभी क्या होता है, एफबीडी बनाते बनाते कोई एक फोर्स शो करना भूल जाता. तो ये सीक्वेंस को अगर फॉलो करोगे कभी भूलोगे नहीं. कम ऑन, इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले एमजी हो गया. फिर हम सोचेंगे कितने सारे कॉन्टैक्ट है. दिमाग में क्या आएगा? एक ही कॉन्टैक्ट है सर, सरफेस कॉन्टैक्ट है ना. तो दो सरफेसेस के बीच क्या लग रहा होगा? दोनों सरफेसेस के बीच नॉर्मल लग रहा होगा. ये भी पता है तुमको. लेकिन तुमको व्हेनेवर यू अप्लाई नॉर्मल तो तुमको ये समझना है कि नॉर्मल का ओरिजिन क्या है. जो ब्लॉक का बॉटम सरफेस है इसमें बहुत सारे एटम्स हैं. ये टेबल का सरफेस है, इसमें भी बहुत सारे एटम्स हैं. एंड यू कीप वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, द टू ग्रुप ऑफ एटम्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ प्रेसिंग अगेंस्ट ईच अदर. और जब दो ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं तो कैसा फोर्स लगता है? रिपल्शन. सो नॉर्मल जो है दैट इज ए रिपल्सिव फोर्स. इसको हम पुश अवे फोर्स जैसा ट्रीट करेंगे. कैसा ट्रीट करेंगे? पुश अवे. किसका है? नॉर्मल इसे पुश अवे फोर्स, राइट. नॉर्मल बना देता हूँ. ये जो टेबल है इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा एन, एंड नॉर्मल हमेशा याद रखना दिस इज ए पुश अवे फोर्स. क्या करता है? पुश अवे करता है, धक्का देता है, रिपेल करता है. इज दैट क्लियर? राइट. अच्छा, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट हु इज सप्लाइंग एमजी? अर्थ. हु इज सप्लाइंग एमजी? सबने बोला अर्थ. एमजी किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे. और हूँ ब्लॉक पे. क्या मैं कह सकता हूँ कि एमजी टेबल पे लग रहा है? जिस टेबल पे बैठा हुआ क्या मैं कह सकता हूँ उस पे लग रहा है? नहीं कह सकता. तुम्हारा वेट अभी किस पे लग रहा है? तुम जब बैठे हुए हो तुम्हारा एमजी किस पे लग रहा है? हाँ, तुम पे ही लग रहा है. बहुत लोग ये कह देते हैं कि सर मेरा वेट तो टेबल पे लगता है. तुम्हारा वेट अगर टेबल पे लगेगा तो टेबल हटा दूंगा, तुम क्यों नीचे जाओगे? तुम नीचे जा रहे हो, इसका अगर मैं नीचे से टेबल खिसका दूँ तुम जाओगे ना नीचे. इसका मतलब क्या हुआ? वो एमजी किस पे लग रहा है? तुम पे लग रहा है. इज दैट क्लियर? तो ये गलती तुम कभी मत करना. जो एमजी है वो जिसका एम उस पे लगता है. एमजी जो है जिसका एम उस पे लगता है. अभी व्हेन यू टॉक अबाउट दिस नॉर्मल इज अ पुश अवे फोर्स. हु हैज अप्लाइड द फोर्स? नॉर्मल सरफेस, मतलब टेबल मान लेता. ऑन हुम? किस पे लगा भाई? ब्लॉक पे लगा. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? और इस डायग्राम से हम आराम से कहते हैं कि एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एमजी. सो कैन आई कॉल एन एंड एमजी एज एक्शन रिएक्शन पेयर? दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट? नो, दे आर नेवर एक्शन रिएक्शन पेयर्स बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ मूव ही नहीं करेगा. बिकॉज तुमने एक्स जिस पे एक्शन लगाया उसी पे ही अगर रिएक्शन हो जाएगा. और हमको पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो नथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन एवर मूव. दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स. एक्शन रिएक्शन पेयर्स अगर तुमको आइडेंटिफाई करना है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का सबसे फेमस स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा याद रखना है. कौन सा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये स्टेटमेंट नहीं,
ये तो सबको पता है, बच्चों को पता है, लेकिन तुमको उसका सेकंड स्टेटमेंट याद रखना है। इफ़ ए एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन बी देन बी विल एक्सर्ट ए फोर्स बैक ऑन ए। सो आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि mg किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। मतलब अगर ये अर्थ है तो mg तो अर्थ ने लगाया होगा, तो अर्थ हो गया ए, ब्लॉक हो गया बी, ए ने बी पे फोर्स लगाया, तो अब ब्लॉक भी अर्थ पे क्या करेगा? ऊपर फोर्स लगाएगा mg। ध्यान दो, ये वाला mg एंड ये वाला mg, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अब ध्यान से देखो, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। पहला mg किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। दूसरा mg किस पे लग रहा है? अर्थ पे। इज दैट क्लियर? तो जब निहार यहाँ से कूद जाता है तो ऐसा क्यों दिखता है कि निहार नीचे जा रहा है, अर्थ उठ के क्यों नहीं आ रहा? फोर्स तो दोनों पे इक्वल लग रहा है। एक्जैक्टली, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो अगर इसका मैं एक्सेलरेशन देखूंगा दैट विल बी टेंडिंग टू जीरो। अरे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? दिस mg डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, तो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसलिए हमको क्या दिखता है कि निहार अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ अपने जगह पर बैठा है, लेकिन फोर्स लेकिन दोनों पे ही लग रहा है, राइट? तो अगर इस नॉर्मल को मैं एक्शन बुलाता हूँ तो इसके रिएक्शन किस पे लगेगा? तुमने जो वो क्वेश्चन जवाब दिया था, हु हैज अप्लाइड द फोर्स, हु हैज अप्लाइड नॉर्मल, तो तुमने बोला सा टेबल ने अप्लाई किया था, तो टेबल बन गया ए, ब्लॉक बन गया बी। तो टेबल ने अगर ब्लॉक को रिपेल किया तो ब्लॉक भी टेबल को नीचे की तरफ क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये एन और ये एन जो है, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, हमेशा याद रखना। तो एनएलएम का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर ए बी पे फोर्स लगाता है, बी भी ए पे फोर्स लगेगा। ये लाइन अगर याद रखोगे तो कभी भी एक्शन रिएक्शन में पंगा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? किसी कोई डाउट? ओके, बढ़िया। छोटा सा और एक एग्जाम्पल, नाव में बैठे हुए हैं, कौशिक घूमने गए अकेले, ठीक है, बोटिंग करने गया है, नाव चला रहे, इसको चप्पू बोलते हैं, राइट? तो चप्पू मतलब ओर। इज दैट क्लियर? तो अगर नाव को आगे लेके जाना है तो चप्पू को किधर धक्का देना पड़ेगा? पीछे। तो चप्पू से हम किसको पीछे धक्का देते हैं? पानी को। तो पानी पे एफ ऐसा लग गया, सो व्हाट विल बी स्टेटमेंट? चप्पू ने पानी पे पीछे फोर्स लगाया, पानी भी चप्पू पे आगे फोर्स लगाएगा, चप्पू पे एफ फोर्स लगा। दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, एंड ध्यान से देखो, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक एफ चप्पू पे लग रहा है, एक एफ पानी पे लग रहा है। तो बोट कैसे आगे जाता है? चप्पू किसके साथ है? कौशिक के साथ। जस्ट इमेजिन करो कि कौशिक एंड बोट के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिर्फ कौशिक आगे जाता, बोट अपनी जगह पर रह जाता। जस्ट सोचने के लिए बोल रहा हूँ। इज दैट क्लियर? अभी क्या है, बिकॉज कौशिक और बोट के बीच क्या है? फ्रिक्शन है, उस पर वो फंसा हुआ है। तो कौशिक, चप्पू एंड बोट टुगेदर बिहेविंग लाइक ए सिंगल ऑब्जेक्ट। तो अगर चप्पू पे फोर्स लगा मतलब कौशिक, बोट प्लस चप्पू, इस कंबाइंड सिस्टम पे आगे फोर्स लगा, एंड दैट इज द रीजन ये बोट क्या करता है? चप्पू के साथ, कौशिक के साथ आगे जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, बढ़िया। ओके, अभी इसको थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं। अगर हमको छोटा एम का एफबीडी बनाना है, जैसे छोटा एम, सबसे पहले हम क्या देंगे? mg किसने लगाया? धरती ने लगाया। एक नॉर्मल लगाया यहाँ पर, किसने लगाया? ये जो इंक्लाइन वाला प्लेन है उसने नॉर्मल लगाया। तो अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन वाले प्लेन की एफबीडी बनाऊँ तो यहाँ पर अगर नॉर्मल लगाए तो यहाँ पर भी n लगेगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स शो किया, फिर मैंने सोचा कि कितने सारे कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक ही कॉन्टैक्ट हो तो हमने नॉर्मल लगा दिया। इज दैट क्लियर? नीचे वाले का एफबीडी कौन है? सेम नंबर है, जान कॉल है, सॉरी गाली दिया था, रिकॉर्ड हुआ होगा क्या? ये अगर नॉर्मल है, ठीक है ना? अभी इंक्लाइन प्लेन का एफबीडी अगर हम बनाते हैं, इसका खुद का मास कितना है? इसका कैपिटल mg। अब बोलो कितने सारे कॉन्टैक्ट सरफेस है? 2 कॉन्टैक्ट सरफेस। एक ज़मीन वाला कॉन्टैक्ट है, एक ब्लॉक टू ब्लॉक कॉन्टैक्ट। जैसा बोल रहा हूँ सोचने के लिए वैसे ही सोचना है, तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। मेरे दिमाग में भी यही चलता है जब मैं प्रॉब्लम करता हूँ। तो यहाँ से एक n1 दे दिया, बिकॉज ज़मीन तो इंक्लाइन प्लेन को पसंद करता नहीं है, नॉर्मल हमेशा एक रिपल्सिव फोर्स है, पुश अवे फोर्स है। तो ऊपर एक n1 लग गया, नीचे एक n लग गया, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम एफबीडी में फोर्सेस को शो करते हैं। पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट में दोनों कॉन्टैक्ट आ सकते हैं, सरफेस कॉन्टैक्ट एंड रस्सी वाला कॉन्टैक्ट। रस्सी कॉन्टैक्ट होता तो टेंशन शो करना पड़ता, टेंशन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ में आ रहा है? नॉर्मल एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ में आ रहा है? तो इस सब चीज़ों का तुमको पूरा ध्यान रखना है जब तुम एफबीडी बनाओगे। क्या क्लियर? पॉज करो, मुझे एक चेयर चाहिए होगा भाई। हम नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल क्यों बुलाते हैं?
किसका परपेंडिकुलर, किसका परपेंडिकुलर, जो सरफेस फोर्स लगा रहा है उसका परपेंडिकुलर, जो सरफेस फोर्स लगा रहा है उसका परपेंडिकुलर, राइट। जैसे कि ये ब्लॉक था, पागल हो गए।